हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आईपीओ के बारे में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बैंक के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जिसको शॉर्ट में टीएमबी भी कहते हैं, इसका फाउंडेशन हुआ था 1921 में। और इस बैंक का हेडक्वार्टर है तूथुकुडी, जो कि तमिलनाडु में है। और ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, और जिसका हिस्ट्री करीबन 100 साल पुराना है। 1921 में फाउंडेशन हुआ था, अब 2022 चल रहा है, 100 साल से ऊपर हो चुका है इस बैंक का। थर्ड पॉइंट, बैंक के टोटल 509 ब्रांचेस हैं और इसका कस्टमर बेस है 5.08 मिलियन। तो करीबन 50 लाख से ज़्यादा का इनका कस्टमर बेस है, विच इज़ गुड। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टीएमबी का 369 ब्रांचेस है तमिलनाडु में, और इनका 15 और स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में भी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो मोस्टली तमिलनाडु में इसका डोमिनेंस है और बाकी दूसरे स्टेट्स में भी इनका ब्रांचेस हैं। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। तो हम 3 इयर्स का फाइनेंशियल्स देखेंगे, मार्च 2020, मार्च 2021 एंड मार्च 2022। तो आप देखेंगे, राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ मैं, राइट टू लेफ्ट। तो मार्च 2020 में इसका टोटल एसेट्स था 42,758 करोड़, जो फिर बढ़ के 47,527 करोड़ हो गया। और फिर वो मार्च 2022 में बढ़कर हो गया 52,858। तो लगातार इसका एसेट्स बढ़ रहा है, विच इज़ ए गुड पॉइंट। टोटल रेवेन्यू भी देखेंगे तो 3,992 करोड़ से बढ़कर ये हो गया 2021 में 4,253 करोड़, और ये बढ़ के मार्च 2022 में हो गया 4,656 करोड़। चलिए, रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो तो लंबा होने वाला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, 464 से 654 और फिर 654 से 901, विच इज़ एक्सलेंट। बहुत अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसका। और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आप देखेंगे 3,837 से 4,437, 4,437 से 5,193, सब कुछ इंक्रीज़ कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल्स है, बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल्स है इसका। अब चलिए कुछ अदर फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बैंक्स है तो इसमें मोस्टली फाइनेंशियल्स तो होगा ही ढेर सारा। तो बिज़नेस देखेंगे 2020 में, मार्च 2020 में तो 65,061 करोड़ से 72,511 करोड़ हो गया। फिर ये बढ़कर 2022 में 78,681 करोड़ हो गया। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं इसलिए जल्दी कवर कर रहा हूँ। अब डिपॉजिट्स देखिए, जब भी बैंक्स में होता है, बैंक्स में एक डिपॉजिट होता है, दूसरा एडवांसेस होता है। एडवांसेस का मतलब लोन, डिपॉजिट का मतलब जो आप पैसा जमा करते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों एस्पेक्ट देखना बहुत जरूरी है। तो डिपॉजिट्स देखेंगे, डिपॉजिट्स भी 36,825 करोड़ से बढ़कर 2021 में हो गया 40,970 करोड़, और फिर ये मार्च 2022 में फिर से बढ़कर हो गया 44,933 करोड़। एडवांसेस में देख लेते हैं, मतलब लोन्स भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है दोनों साल में। नेट इंटरेस्ट इनकम जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी बैंक्स में, तो 1,319 करोड़ से लेकर 1,537 करोड़ हो गया, फिर ये बढ़कर हो गया 1,815 करोड़, विच इज़ गुड। कासा जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है अगेन किसी बैंक के फाइनेंशियल्स में, तो ये 2020 क्वार्टर में 25.85 था, वो बढ़कर हो गया 28.52, फिर ये बढ़कर हो गया 30.50, जो बहुत अच्छा है। लगातार सारा फाइनेंशियल बहुत ही बढ़िया कर रहा है। नेट एनपीए तब ये देखते हैं। नेट एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो एसेट्स बोलें या मैं कहूँ इनडायरेक्टली कि वो लोन जिसमें जो कस्टमर ने जो लोन दिया था वो वापस नहीं कर रहा है, चाहे इंटेंशनली हो या नॉन इंटेंशनली हो। मतलब वो पैसा दे तो दिया बैंक ने, लेकिन कस्टमर उसको वापस नहीं कर रहा है, ठीक है, मंथली पेमेंट नहीं कर रहा है। तो नेट एनपीए कम होना, जितना कम होगा उतना बढ़िया होगा। तो देखिए, मार्च 2020 में ये था 1.8%, जो 2021 में बढ़ गया 1.98%, और फिर ये 1.98% से कम होकर आ गया 0.9%, 95%, विच इज़ गुड। मतलब नेट एनपीए कम हो रहा है, बीच में थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन फिर से ये काफ़ी हद तक कम हो गया, 1% से कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब कंपनी की डिविडेंड के बारे में देख लेते हैं। डिविडेंड 2020 में 50% था, फिर मार्च 2021 में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन 2022 मार्च क्वार्टर में इसने 32% का डिविडेंड दिया, विच इज़ वेरी गुड। डिविडेंड पे करती है तो अच्छी बात है। अब इसी कंपनी के पीयर से इसे कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर मतलब इसके सिमिलर टाइप के बैंक से कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि ये ओल्ड
प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो हम बाकी जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है उससे थोड़ा सा इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा हम फैक्टर देंगे, कुछ बस 2-3 फैक्टर देखेंगे, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर टीएमबी है, टीएमबी दिख रहा है, फिर हम सिटी यूनियन बैंक, कैथोलिक सिरियन बैंक, डीसीबी, फेडरल बैंक, करूर वैश्य, कर्नाटका बैंक, आरबीएल, साउथ इंडियन बैंक, ये दिखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत देखते हैं। तो डिपॉजिट देखेंगे, डिपॉजिट जैसे यहाँ पर लिखा है टीएमबी का 44933 और सिटी यूनियन का इससे ज़्यादा है। फिर आप देखेंगे फेडरल बैंक जो सबसे ज़्यादा है 1,81,700 करोड़, करूर वैश्य बैंक का भी ज़्यादा है, कर्नाटका बैंक का भी ज़्यादा है, आरबीएल का भी ज़्यादा है, साउथ इंडियन बैंक का ज़्यादा है। मतलब डिपॉजिट के मामले में ये उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी सब कर रहे हैं, ठीक है। कासा हम डिस्कस नहीं करेंगे। एडवांसेस देखते हैं, लोन्स के बारे में। लोन्स इसका है 33,491 करोड़, क्योंकि लोन से ही इनकम होता है। आपको जितना डिपॉजिट है, डिपॉजिट में तो इंटरेस्ट आपको कस्टमर को देना पड़ेगा, बैंक इंटरेस्ट देती है कस्टमर को, लेकिन एडवांसेस में इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक कस्टमर से लेती है, तो एडवांसेस में ही बैंक को प्रॉफिट होता है। तो टीएमबी में देखिए 33,491 करोड़, सिटी यूनियन का भी इससे ज़्यादा है, फिर फेडरल बैंक का बहुत ज़्यादा है एडवांसेस, और इवन करूर वैश्य बैंक हो, कर्नाटका बैंक हो, आरबीएल बैंक हो, साउथ इंडियन बैंक हो, इसका टीएमबी बैंक से काफ़ी ज़्यादा एडवांसेस है। मतलब इस मामले में टीएमबी काफ़ी पीछे है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट, थोड़ा सा नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 821 करोड़ है, जो कि फेडरल बैंक से थोड़ा कम है, लेकिन बाकी सारे बैंक से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब नेट प्रॉफिट के मामले में टीएमबी बैंक तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, मतलब बाकी अपने पीयर से काफ़ी ऊपर है, सिर्फ फेडरल बैंक को छोड़ के। मतलब फेडरल बैंक तो टॉप क्लास है, सबसे ऊपर है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, उसके बाद प्रॉफिट के मामले में टीएमबी अच्छा कर रहा है। इवन आप देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखेंगे या नेट प्रॉफिट CAGR लिखेंगे तो 41.98% है, जो करूर वैश्य बैंक से बस खाली पीछे है, बाकी सबसे ऊपर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, ये आईपीओ लाया किस लिए गया है, ठीक है, इसे टीएमबी बैंक करने क्या वाली है। तो देखिए लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू इज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू विल बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो हम आईपीओ अप्लाई करेंगे, जो पैसा मिलेगा इस बैंक को क्या क्या पर्पस के लिए बैंक करेगी। तो पहला है टू मीट द Tier 1 कैपिटल बेस फॉर द फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो आगे की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होगी इस बैंक को, उसमें Tier 1 कैपिटल होता है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा Tier 1 कैपिटल क्या होता है, उसको मीट करने के लिए ये बैंक ने ये आईपीओ लाया है। उसके बाद मीट दी ऑफर इशू एक्सपेंसेस। अभी जो कभी कोई बैंक या कोई भी कंपनी अपने आईपीओ लाती है तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस लगता है, तो उसको भी मीट करने के लिए, ठीक है। और तीसरा है टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ द लिस्टिंग ऑफ द शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई बैंक अपना आईपीओ लाती है तो ऑब्वियसली शेयर से उसको बेनिफिट होता है। जैसे जैसे शेयर का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे उनको ज़्यादा फंड्स मिलेंगे और वैसे वैसे वो अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है और बाकी किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ प्राइस कितना है, 500 से लेकर 525। ऑब्वियसली 525 ही होने वाला है, ठीक है। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आईपीओ का लॉट साइज है 28 शेयर, 28 शेयर का एक लॉट साइज है। अगर 2 लेंगे तो 56 हो जाएगा एंड सो ऑन। करंट जीएमपी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रे मार्केट प्राइस कितना है, तो सिर्फ 22 रुपये है। 525 का ये आईपीओ प्राइस होने वाला है, लेकिन सिर्फ 22 रुपये का ही जीएमपी है अबव द लिस्टेड, अबव द आईपीओ प्राइस, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4.19% है, विच इज़ नॉट गुड। ये तो अच्छी बात नहीं है। जीएमपी तो अच्छा नहीं है, कंपनी तो अच्छा कर रही है, बैंक अच्छा कर रहा है, लेकिन जीएमपी अच्छा नहीं है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अच्छा, QIB के लिए इन्होंने 75% रखा हुआ है आईपीओ में, और HNIs के लिए 15% रखा हुआ है, रिटेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 10%। रिटेल के हाथ में ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है, सिर्फ 10% ही है ऑफ द आईपीओ लॉट साइज। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे लिए, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ खुलने वाला है 5 सितंबर को और ये बंद हो जाएगा 7 सितंबर को, और जो अलॉटमेंट होगा वो सितंबर 12 को होगा, और रिफंड्स जो हो जाएंगे वो 13 तारीख को हो जाएगा, जैसे हम बाकी सब क्लियर में होता है। और अगर आपको ये शेयर अलॉट होता है तो फिर आपके अकाउंट में या डीमैट अकाउंट में 14 तारीख को आ जाएगा, और इसका लिस्टिंग डेट है 15 तारीख को। चलिए आगे बात करते हैं जल्दी से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो स्ट्रेंथ पहले क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड विद ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। तो हमने देखा कि करीबन 100 साल से ज़्यादा का इसका हिस्ट्री है, तो विच इज़ वेरी गुड। मतलब ये स्टेबल बैंक है,
सेकेंड, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन तमिलनाडु एंड कंसिस्टेंट फोकस टू एक्सपैंड प्रेजेंस इन स्ट्रेटेजिक रीजन। हमने देखा कि मोस्टली इसका जो प्रेजेंस है वो सिर्फ तमिलनाडु में ही है मोस्टली, लेकिन इसके अलावा ये अब धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है दूसरे स्टेट्स में। अब इसको फंड्स मिलेगा तो और भी एक्सपैंड करेंगे दूसरे स्टेट्स में। हमने देखा कि 15 और स्टेट्स में इनका ब्रांचेस है और साथ ही साथ 4 यूनियन टेरेटरी में भी है। ठीक है, अब धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है दूसरे स्टेट्स में, यूनियन टेरेटरीज में। चलिए ठीक है। फिर गुड कंसिस्टेंट ग्रोइंग फाइनेंशियल्स, हमने देखा फाइनेंशियल इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, फाइनेंशियल बहुत ही बढ़िया है इसका। फिर डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, इनका रिटेल बिजनेस भी है, एमएससी को भी लोन देते हैं, एग्रीकल्चर लोन भी देते हैं, मतलब सभी जगह लोन और इसका एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स है, तो अच्छी बात है। और इसका जो प्राइस है वो रीजनेबल है। हमने देखा इसका जो आईपीओ का प्राइस है, जो हम पीछे देख लेते हैं, आईपीओ का प्राइस है इसका 525, जो ठीक है, मतलब बीच का है, ना कोई महंगा ना कोई सस्ता। वीकनेस बात कर लेते हैं। बिजनेस इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड तमिलनाडु, जैसे मैंने कहा सिर्फ तमिलनाडु में भी ज़्यादा फोकस है, ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा के ब्रांचेस इसके तमिलनाडु में ही है। ठीक है, जो कि ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और जीएमपी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे सोचिए आप 525 का एक शेयर है, उसमें से एक शेयर में से अगर 22 का ही अगर जीएमपी मिले तो कोई खास तो है नहीं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अब फाइनल बात, गोल्डन क्वेश्चन, बाय करना कि चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, या आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देखिए अगर सिर्फ 4% का ही अगर ग्रे मार्केट प्राइस है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ही सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो 4% अगर जीएमपी है तो कोई फ़ायदा नहीं है अप्लाई करने से। ठीक है, क्योंकि 4% तो आपको कोई दूसरा बैंक भी दे देगा एक दिन के अंदर में। जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था, ठीक है, लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने एक दिन में 3.5% का गेन दिखाया था, और ये सिर्फ 4 का ही सिर्फ गेन देगा लिस्टिंग प्राइस पर, मतलब जो लिस्टिंग प्राइस होने वाला है या ग्रे मार्केट जो प्राइस है, तो कोई खास बेनिफिट नहीं है। और अगर 525 का एक शेयर है और आप देखेंगे एक्सिस बैंक का 750 का शेयर है और आईसीआईसीआई बैंक का 887 रुपीज़ का शेयर है, तो ज़्यादा डिफरेंस उसमें है नहीं। तो अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है शॉर्ट टर्म में, तो आप मोमेंटम वाले स्टॉक्स में साथ में रहो। तो मोमेंटम वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं, मोमेंटम वाले बैंक्स कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक, और या एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक मैं फेवर नहीं करूँगा, लेकिन ये दो बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक अच्छे हैं। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तब ये बैंक बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे हमने देखा इसका फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये मीडियम से लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा करने वाला है, स्पेशली लॉन्ग टर्म में। और मुझे लगता है कि ये शेयर डबल भी हो सकता है बहुत जल्दी, 2-3 साल के अंदर में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।